So hey guys, welcome back to my YouTube channel that is Law Knowledge Learn Something New with Priyanka. So this is me Priyanka और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लस इजी से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नर्वस शॉक। ठीक है, तो बेसिकली नर्वस शॉक कुछ भी नहीं है और बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी साइड से मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करूंगी। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ आए या फिर कुछ भी ऐसा है जो मुझसे मिस हो जाए या फिर मुझे समझाना चाहिए तो प्लीज़ वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है नर्वस शॉक। नर्वस शॉक बेसिकली आपको मीनिंग से ही पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि नर्वस शॉक होता क्या है। जी, नर्वस शॉक एक ऐसा शॉक होता है जो कि किसी भी एक पर्सन को लग सकता है किसी भी चीज़ की वजह से। ठीक है, उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसको नहीं देखना चाहिए था या फिर वो बहुत हर्ट हुआ है उस चीज़ के रिगार्डिंग उसके थ्रू, तो उसको बोला जाता है नर्वस शॉक। So it means a psychiatric condition or injury suffered by an individual as a result of events which have occurred due to negligent acts. तो बेसिकली एक साइकैट्रिक कंडीशन होती है या फिर कोई ऐसी साइकैट्रिक इंजरी होती है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा होता है। ठीक है, और ये किसी की नेग्लिजेंस की वजह से हुई होती है, किसी की नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से हुई होती है, तो उसको बोला जाता है नर्वस शॉक। फॉर एग्जाम्पल कि एक लेडी है, ठीक है, और शी वॉज प्रेग्नेंट एंड उस एक बंदा आया, उसने आके उस लेडी को बोला कि अरे मैंने तो आपके हस्बैंड को किसी और लेडी के साथ देखा था। ठीक है, मैंने फलानी जगह पे आपके हस्बैंड को किसी और लेडी के साथ देखा था। ठीक है, तो अब उसने मान लो ये बात मजाक में ही बोल दी उस बंदे ने। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई उस लेडी को पड़ा इफेक्ट, उस लेडी को शॉक लग गया कि यार ये कैसे हो सकता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि उस लेडी का मिसकैरेज हो गया। ठीक है, या वो उसको ये चीज़ सुन के उसको चक्कर आ गए या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। ठीक है, बाद में पता चलता है कि भाई वो बंदा तो झूठ बोल रहा था, वो तो मजाक कर रहा था उससे। ठीक है, तो अब उसने मजाक किया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, उसने मजाक में बोली थी ये चीज़, तो जिस वजह से उस लेडी की जो साइकैट्रिक कंडीशन है वो इफेक्ट हुई है, उसका मिसकैरेज हुआ है, उस लेडी को डैमेज हुआ है उसके छोटे से मजाक की वजह से। तो यहाँ पर वो जो लेडी है वो उसको क्या लगा है, नर्वस शॉक लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेडी जो है उसने सफ़र किया है, तो अब भाई ये होता है हमारा नर्वस शॉक। तो अब हम लोग बात करेंगे नर्वस शॉक के मीनिंग के बारे में कि नर्वस शॉक का मीनिंग क्या होता है, या फिर आप एग्जाम में इसको एज इट इज लिख सकते हो अगर आपको याद रहे तो। ठीक है, तो बेसिकली मेडिकली स्पीकिंग नर्वस शॉक वुड मीन द फॉलोइंग circulatory failure marked by a sudden fall of blood pressure and resulting in pallor, sweating, fast pulse and sometimes complete collapse। तो अगर मेडिकली बोला जाए, मेडिकली देखा जाए, नर्वस शॉक का मतलब क्या होता है कि कुछ भी ऐसा जो कि जिसकी वजह से उसका बीपी लो हो गया हो, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसको स्वेटिंग हो रही है, उसकी पल्सेस फास्ट हो गई हैं, या फिर कभी कभी वो कोलैप्स यानी कि बेहोश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी नर्वस शॉक के अंदर मार्क की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इट कॉज इंक्लूड डिजीज, इंजरी एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। इन शॉक द ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो द नेसेसरी टू सप्लाई द टिश्यूज ऑफ द बॉडी स्पेशली द ब्रेन। तो बेसिकली अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारा कोई भी बीमारी, कोई भी इंजरी या कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है उस बंदे को, तो ये भी हमारा नर्वस शॉक के अंदर काउंट होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या बोला जाता है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम हो गया या फिर उससे ज़्यादा हो गया और वो ब्रेन को सप्लाई नहीं करवा पा रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी नर्वस शॉक के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में वो प्रेग्नेंट लेडी वाला एग्जाम्पल देखा, तो उसमें क्या हुआ था कि भाई उसको क्या हुआ था, मिसकैरेज हुआ था, तो बेसिकली उसको इंजरी हुई थी। अभी हमने पढ़ा ना इस डिफाइन में कि इट कॉजेज डिसीज, इंजरी एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो यहाँ पे उस लेडी को इंजरी हुई थी, उसका बेबी को उसने खो दिया था, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी नर्वस शॉक के अंदर आती हैं। तो मैंने आपको वो बताया था कि उस लेडी को भी जो है वो नर्वस शॉक लगा।
तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था नर्वस शॉक का। तो अब हम लोग बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में जो कि नर्वस शॉक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर एक बंदे को नर्वस शॉक लगा है तो कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जिनको काउंट किया जाएगा, जिनकी वजह से नर्वस शॉक हुआ होगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर फॉर अ क्लेमर टू रिसीव डैमेज फ्रॉम नर्वस शॉक due to the negligence of the defendant, they must have proved all the elements of the tort of negligence। तो अब अगर क्लेमेंट को डैमेजेस क्लेम करने हैं नर्वस शॉक के लिए डिफेंडेंट से, तो कौन कौन सी चीजें उसको प्रूफ करनी पड़ेंगी, कौन कौन से एलिमेंट्स उसको प्रूफ करने पड़ेंगे, वो नीचे दिए हुए हैं। तो पहला, अ ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट। पहली चीज कि ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो आनी चाहिए, कि हाँ भाई उसकी ड्यूटी थी उसका ख्याल रखने की, लेकिन उसने ख्याल नहीं रखा। सेकेंड, देयर इज अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। अब उसने ख्याल रखना चाहिए था लेकिन उसने ख्याल नहीं रखा, तो ये क्या हो गया, ब्रीच हो गया उस ड्यूटी का। ठीक है, तीसरी चीज, द कैजुअल लिंक बिटवीन द ब्रीच एंड द शॉक। अब जो ड्यूटी ब्रीच हुई है और जो शॉक लगा है, उन दोनों में एक लिंक होना चाहिए। जैसे हमने वो लेडी वाला एग्जाम्पल पढ़ा, उस बंदे ने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो उस लेडी का और उसके हस्बैंड का लिंक होना चाहिए। ऑब्वियसली लिंक है तभी उसको शॉक लगेगा ना कि भाई ये कैसे हो गया। अब अगर उसको बोलता लेडी ए है और कोई एक एक्स बंदा है जो उसकी लाइफ में लाइक कुछ भी नहीं है, मतलब फ्रेंड है या फ्रेंड मान लो या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब भाई एक्स का अफेयर चल रहा है, तो इससे ए को क्या मतलब। ठीक है, किसी के साथ भी वो अफेयर करे, तो बेसिकली जो ब्रीच हुआ है और जो शॉक था, उन दोनों में एक लिंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ में लिंक था, अगर हस्बैंड का अफेयर बाहर चल रहा होगा तो वाइफ को ऑब्वियसली शॉक लग सकता है। ठीक है, तो एक क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए दोनों में। फिर नेक्स्ट इज शॉक वाज नॉट टू रिमोट अ कॉन्सिक्वेंसी। अब इसके अंदर बेसिकली जो शॉक है जो लगा है, वो जो अगर बात सच है तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा, बट अगर वो बात झूठ है या किसी ने प्रैंक किया है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो उसको क्लेम मिलेगा उस नर्वस शॉक के लिए। तो वो जो उसने बात बोली है, जो स्टेटमेंट उसने दिया है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं होना चाहिए, वो सच होना चाहिए। सॉरी, वो सच नहीं होना चाहिए, वो झूठ होना चाहिए, तब उसको वो क्लेम जो है कर सकते हैं। तो अब कंपेंसेशन, नर्वस शॉक के अंदर कंपेंसेशन क्लेम करने के लिए दो विक्टिम्स होते हैं। बेसिकली देयर आर टू विक्टिम्स हु कैन क्लेम द कंपेंसेशन। पहला होता है प्राइमरी विक्टिम। प्राइमरी विक्टिम इज अ विक्टिम हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट एंड सफर्स इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल्ट ऑफ टॉर्टफिशियर। प्राइमरी विक्टिम बेसिकली वो विक्टिम होता है जो डायरेक्टली जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है या फिर जिसको इंजरी हुई होती है टॉर्टफिशियर की वजह से। ठीक है, मतलब वो बंदा जिसको डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है, डायरेक्टली उसको इंजरी हुई है या उसको ट्रॉमा हुआ, डायरेक्टली हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा होता है प्राइमरी विक्टिम। अब सेकेंडरी विक्टिम कौन होता है? सेकेंडरी विक्टिम इज वन हु सफर नर्वस शॉक without himself being directly exposed to any physical danger in the accident to the primary victim। तो सेकेंडरी विक्टिम वो विक्टिम होता है जिसको कोई इंजरी तो नहीं हुई होती या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन उसको शॉक लगा होता है, ट्रॉमा हुआ होता है, उसको लाइक शॉक लग गया होता है उसको किसी और को ऐसी कंडीशन देख के, प्राइमरी विक्टिम की ऐसी कंडीशन देखकर जब सेकेंडरी विक्टिम को शॉक लगता है तो वो हमारा वो बंदा जो माना जाता है वो सेकेंडरी विक्टिम माना जाता है। ओके, फिर अब आता है हमारा secondary victim of psychiatric illness had to show not only that the injuries were reasonably foreseeable but also had to satisfy the following three exist। तो अब secondary victims को इन तीन चीज़ों को, इन तीन टेस्ट को पास करना इम्पॉर्टेंट है। पहला, प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप विद द इमीडिएट विक्टिम। विक्टिम जो है उसके साथ इमीडिएट रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे माँ बेटे का, पति पत्नी का, ठीक है, बाप बेटी का, इमीडिएट रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे बंदा इफेक्ट हो सकता है, जिसकी कोई भी बुरी हालत देख के सामने वाला बंदा इफेक्ट हो सकता है, ऐसा क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, मेरे को इंजरी हुई है और मेरे दोस्त को नर्वस शॉक लग रहा है, तो उस केस में नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप का, कि भाई मैं हूँ, मेरे को चोट लगी है या मैं कोमा में चली गई और मेरी मदर, उनको इफेक्ट पड़ा है, उनको नर्वस
शॉक लगा है, ठीक है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमिटी इन टाइम एंड स्पेस टू द इवेंट कॉजिंग द साइकेट्रिक इलनेस। अब साइकेट्रिक इलनेस जहाँ पे भी हुआ है वो प्लेस पे वो सेकेंडरी विक्टिम मौजूद हो, तो उसको वो देखकर शॉक लगा हो वो चीज़, तब हो सकती है। तीसरी, द मीन्स बाय विच द साइकेट्रिक इलनेस इज कॉज्ड, और वो मीन्स जो कि उसकी आंखों के सामने हुआ है, उसकी प्रेजेंस में हुआ है, वो मीन वो देखकर, ठीक है, तो उस वजह से भी हमारी साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बॉन्डहिल वर्सेस यंग। इस केस पे क्या हुआ था, फैक्ट्स क्या है इस केस के। द हाउस ऑफ लॉर्ड वाज द फर्स्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटल इलनेस। It will be noted that there in reference to a pregnant woman who, as she exited the tram, heard the distant sound of a car accident. She then visited the accident scene, observed blood on road, and later experienced a miscarriage brought on by stress. तो अब इस केस की फैक्ट्स क्या है, इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड थे जिन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटल इलनेस के इश्यूज के बारे में को एड्रेस किया था। ये जो तीन हमने इश्यूज पढ़े, तीन केस पढ़े, इनको इस केस में इन लॉर्ड्स ने किया था। इट विल बी नोटेड, और ये बोला गया था कि क्या हुआ था इस केस में कि एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जिसने एक आवाज़ सुनी एक एक्सीडेंट की, कार एक्सीडेंट की। तो क्या हुआ, वो लेडी उस जगह पे गई और उसने रोड पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ देखा, तो जिसकी वजह से उसको ट्रॉमा हुआ और वो उसका क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया, जो भी उसको स्ट्रेस हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। तो जजमेंट क्या दी इन्होंने, द वुमेन वाज एक्चुअली डिक्लेयर्ड नॉट टू बी फोर्सिएबल क्लेमेंट। वुमेन को ये बोला गया कि भाई ये फोर्सिएबल क्लेमेंट नहीं है, ये क्लेम नहीं कर सकती by the House of Lords. In other words, she was not allowed to base her decision on harm done to another person. और ये भी बोला गया, सिंपल मीनिंग में अगर बोला जाए तो ये बोला गया कि वो लेडी जो है वो क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना कि इमीडिएट रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, तो भाई उस लेडी का कोई इमीडिएट रिलेशनशिप है ही नहीं, तो वो क्या कर सकता है, वो उसके अंदर जो है लाइबल नहीं हो सकती कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, एसेंशियल्स के बारे में पढ़ा, और हमने दो विक्टिम्स पढ़े कि कौन कौन से विक्टिम्स होते हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं, उनको हमने एक केस लॉ के साथ डिस्कस भी किया, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है आई गेस, और अगर कुछ बचा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आई होप कि भाई आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो गाइस आपको आई होप समझ आ गया हो, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डू देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my YouTube channel, and thanks for watching. Bye bye.